देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एसिड अटैक की और उससे होने वाले दुष्प्रभावों की। महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, नारी सशक्तिकरण योजना, न जाने ऐसी कितनी योजनाएं और संस्थाएं हैं जो महिला सुरक्षा को लेकर हमारे समाज में काम करती हैं। फिर भी दिन प्रतिदिन इन अपराधों में बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि अपराधों को रोकने के लिए कड़े कानून नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सुदर्शन न्यूज के इस कड़ी में हम बात करेंगे एसिड अटैक की। देश में तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि दिनों दिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर हमारे देश में कई कानून बने हैं, लेकिन बावजूद इसके ये अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम बात कर रहे हैं एसिड अटैक की। सरकार ने तेजाब से हमला करने वालों के लिए कानून तो बना दिया, लेकिन तेजाब को बेचने के लिए कोई कानून नहीं बनाया। अगर हम बाजार से कोई हथियार खरीदें तो हमें लाइसेंस जारी करना पड़ता है, लेकिन तेजाब जैसी भयंकर चीज के लिए सरकार ने कोई लाइसेंस नहीं बनाया, जिससे कोई भी आदमी आराम से तेजाब जैसी भयंकर चीज खरीद सकता है। किसी लड़की या महिला पर तेजाब फेंकना पूरी तरह से बदला लेने की भावना से किया जाता है। इस तरह की घटनाओं में लड़की से एक तरफा प्यार या लड़की द्वारा विवाह के प्रस्ताव को ठुकराया जाना या फिर अपने साथी के चरित्र पर शक होने जैसे कारण होते हैं। आंकड़े 1999 से लेकर अब तक ऐसी 3000 घटनाएं हो चुकी हैं। 2002 से लेकर 2010 तक कुल 153 घटनाएं हुई। कंबोडिया में वर्ष 1985 से 2010 तक 271 घटनाएं हुई। भारत में करीब हर साल 1000 लड़कियां तेजाब फेंकने की शिकार होती हैं। तेजाब से झुलसे हुए चेहरों की संख्या समाज में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत में तेजाब का पहला मामला 1967 में प्रकाश में आया था। अब स्थिति ज्यादा भयंकर हो चुकी है। आज भारत में करीब हर साल 1000 लड़कियों पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कंबोडिया जैसे देशों में भी इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा होती जा रही हैं। तेजाब फेंकने की 80% घटनाओं में लड़कियां और स्त्रियां ही शिकार होती हैं। एसिड अटैक जैसे भयंकर अपराध के लिए जो कानून बनाया गया है, उसके अंतर्गत सिर्फ 10 साल की कैद और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि जिस लड़की पर तेजाब फेंका जाता है, उससे उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। ये एक लड़की के लिए मौत से भी बड़ी सजा होती है। क्या इतने भयंकर अपराध के लिए ये सजा काफी है? ये हमारा आपसे सवाल है। महिला डेस्क, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो भारत में हर साल करीब 1000 महिलाएं एसिड अटैक का शिकार होती हैं। क्या वजह है कि इस तरह के हादसे रुक नहीं रहे? विकृत मानसिकता में बदलाव नहीं हो रही? क्या वजह है कि कानून बने हुए हैं, उसके बावजूद कानून इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे? इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। संध्या रंगदेव जी हैं, जो कि एडवोकेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संध्या जी। और सुषमा सातुकर जी हैं, चेतना से जुड़ी हुई हैं, सोशल वर्कर हैं। संध्या जी, पहले आपके पास आऊंगी। अब ये जो हमने रिपोर्ट दिखाई, बहुत गंभीर हो चली है अब ये समस्या। पहले के मुकाबले अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर साल 1000 के करीब लड़कियां, महिलाएं इसका शिकार होती हैं। क्या वजह मानती हैं आप कि
सुधर नहीं रही है परिस्थिति, बिगड़ती ही चली जा रही है? स्थिति को आप देखें तो बिगड़ती जा रही है, पर हमें ये देखना है कि इसके कारण क्या है। जी। कारण मुझे लगता है कि ये है कि एक तो पहले लड़कों की मानसिकता, और ये हमने जो स्टडी देखी है, ये छोटे तबके के लोगों में जो केसेस सामने आए हैं वो लोगों को करते हैं, मतलब ये जो, और विक्टिम की तरफ कोई भी ध्यान ही नहीं दे रहा। लॉज आ गए हैं, इम्प्लीमेंट हो गए हैं, बट कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं। जैसे लड़की ने रिफ्यूज कर दिया शादी के लिए, और तो एक मुख्य कारण ये भी है, वो उसके एडवांसेस, सेक्सुअल एडवांसेस को नहीं मानती, तो इसलिए एसिड फेंके जाते हैं। और दूसरा कारण ये है कि हमें लड़कियों को मतलब पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। मेन कारण ये होता है कि लड़कियां अपने माता पिता से खुल के बात नहीं करती। कोई लड़का पीछा कर रहा है, वो बता ही नहीं पाती हैं। ये एक बहुत वजह है कि अगर सोसाइटी में लड़कियां अपने खुल के अपने पेरेंट्स को, अपनी फ्रेंड्स को बता सकें कि ये कारण है, ये पीछा कर रहा है, तो शायद ये हम कुछ हद तक रोक पाए। मेरे हिसाब से एक ये कारण है। दूसरा, कई देशों में तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे लेडीज के ऊपर शक करना, तो वो एसिड फेंक देते हैं, या फिर वो रिफ्यूज कर देती है सेक्सुअल एडवांसेस, या फिर जेलसी का एक बहुत मुख्य कारण है। तो ये सारे कारण हमें देखने को मिले जिसकी वजह से एसिड फेंका जाता है। वो जो जेंट्स हैं, जो मेन फोक हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आज लड़कियां इतनी आगे कैसे चल रही हैं। एक वो भी एक जेलसी फैक्टर बहुत बढ़ गया है। जेलसी फैक्टर। आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही संध्या जी। लड़कियां बता नहीं पाती हैं अपने घर में, क्या वजह है कि जब इस तरह की परेशानी होती है तो अपने ही घर में, अपने ही लोगों के सामने वो इस स्थिति को बयान नहीं कर पाती। और दूसरी बात आपने कही कि लड़कियों को कमतर आंका जाता है हमारे समाज में। लड़कियों के बारे में ये समझा जाता है कि अगर रिफ्यूज कर दिया किसी प्रपोजल को तो हमें हक मिल गया उसे सजा देने का। बिल्कुल। ये इसी बात पर सुषमा जी आपसे टिप्पणी चाहूंगी मैं, क्या आप भी मानती हैं कि इसी तरह की वजहें हैं जिसकी वजह से ये जो विकृत मानसिकता है इसमें बदलाव नहीं हो रही? बिल्कुल सही है आपका जी। मुझे लगता है कि घर में बच्चों ने जो, पेरेंट्स ने जो सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर बच्चों की बात पेरेंट्स नहीं मानेंगे या बच्चों को किसी तरह से अपना मदद दिखाएंगे नहीं, जिस बच्चे, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बताते नहीं कि बाहर क्या हुआ है घर के, तो वो डर निकल जाए तो ही ये हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, डर यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है। संध्या जी आपने जो बात कही कि लड़कियां बता नहीं पाती घर में, लड़कियों को अपने घर वालों से भी कई बार डर होता है, तो यहाँ पर भी आप वही मानसिकता फिर से सामने आती है कि घर से ही हम शुरुआत नहीं कर पा रहे। घर में ही ये शिक्षा दी जाती है लड़कियों को और लड़कों को कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती। और इस तरह के जब वाकये होते हैं तो उसमें भी ये मानसिकता काम करती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ा एनजीओज का रोल होना चाहिए, थोड़ा सा सोसाइटी में बदलाव आना चाहिए, स्कूल्स में हमें एजुकेट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी एक काउंसलिंग की जरूरत है। पेरेंट्स को मतलब हर सेक्टर में कह लीजिए या हर सोसाइटी के डिफरेंट वर्ग में कह लीजिए, ये हमें पेरेंट्स को हमें काउंसलिंग देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि लड़कियां आज बिल्कुल समान है लड़कों के साथ, तो उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों? वो खुल के बात ही नहीं कर पाती हैं। इसीलिए एनजीओज का लगता है मुझे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है आज की सोसाइटी में, ताकि लड़कियां कम से कम किसी से तो बात कर सके। अपने टीचर्स में आप देख रही हैं आजकल स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं, तो काउंसलर्स हो गए हैं, तो वो बच्चे वहां जाके अपना डिस्कस कर सकते हैं। और हमें लड़कियों को भी आजकल यही शिक्षा देनी चाहिए कि भाई खुल के बोले, जो भी है, जब वो खुल के बोलेंगे तभी उनका समाधान बड़े निकाल पाएंगे। अगर वो बोलेंगे ही नहीं तो उनके अंदर ही पनप रहा है वो गुस्सा। बिल्कुल। सुषमा जी, क्या तरीका हो सकता है इसका? लड़कियां अपनी समस्या को अपने पेरेंट्स से बांट सके, घर वालों से बांट सके। ये जो स्थिति है वो काफी आइडियल स्थिति होती है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि घरों में ऐसा हो नहीं पाता। क्या लगता है इस तरह की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या हमें करना चाहिए? एक समाज में हम रहते हैं, हर परिवार से हम जुड़े हुए हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल, इसमें पहले तो पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए कि बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर बच्चों का आप बात मानोगे तो ही आगे ये चल पाएगा। और दूसरा, पेरेंट्स ने, स्कूलों में टीचर्स ने भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों को समझानी चाहिए।
और तीसरी बात ये है कि अगर इसमें कुछ आपको दिखता है कि कुछ अफेयर चल रहे हैं तो पास पड़ोस के लोगों की भी जिम्मेदारी है इसमें, पेरेंट्स के साथ, कि उन्होंने घर पर आके बताना चाहिए कि आपके बच्चों के ऐसे बाहर कुछ काम चल रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो जिससे बच्चे भी थोड़े से सतर्क रहेंगे और कि पेरेंट्स का डर है या कुछ है घर में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सुषमा जी, ये भी आप मानती होंगी, एक पहलू हमने ये भी दिखाया अपने रिपोर्ट में कि एसिड जैसी चीजें अब बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। एसिड का इस्तेमाल इस घटना को अंजाम देने में किया जाता है। कोई भी हथियार हम खरीदते हैं, कोई भी हथियार किसी के पास होता है, उसका लाइसेंस होना जरूरी होता है। अगर लाइसेंस नहीं है तो ये गैर कानूनी माना जाता है उसे अपने पास रखना। लेकिन एसिड अगर आप चाहते हैं, कोई भी खरीदना चाहता है, बड़ी आसानी से दुकानों में उपलब्ध हो जाता है। क्या सरकार अभी तक इस तरह की समस्या से निपटने के लिए सोच नहीं पाई कि ऐसा भी कदम उठाए जाने चाहिए? एसिड की जो अवेलेबिलिटी है उसे भी कम की जानी चाहिए। इस चीज पर मैं आपको एक बांग्लादेश का एग्जांपल दूंगी। बांग्लादेश में ये बहुत 80% तक चल रहा था कि बहुत एसिड थ्रो होता था और वहाँ काफी लेडीज पर ही 18 से 22-25 साल तक की लड़कियों पर ही ज्यादातर ये अटैक हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट ने वहां पर एक लोगों की जागरूकता निर्माण की है, जिससे लोग थोड़े से कॉन्शियस हो गए और उन्होंने एक कानून भी ऐसा बनाया है कि जिसमें लोगों को एसिड अगर आप लेते हो या कुछ करते हो तो उस पर काफी गवर्नमेंट ने गहरा कानून बनाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बांग्लादेश जैसे देशों से हम सीख नहीं सकते? संध्या जी, ये जो पॉइंट है जो हमने रिपोर्ट में भी अपना दिखाया है, जिक्र किया है हमने, क्या इसे लेकर अगर आगे बढ़े तो इन मामलों में थोड़ी सी कमी आ सकती है? क्योंकि असल बात तो मानसिकता की है, असल बात कहीं और ही है, ये हम भी समझते हैं। लेकिन अगर ऐसे भी प्रयास किए जाएं तो ऐसी घटनाओं में कमी आ सकती है, लगता है क्या आपको? हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब आप खरीद ही नहीं पाएंगे, उसके ऊपर जब पाबंदी होगी या सिर्फ लाइसेंस पे या बिल्कुल अब हम जाते हैं तो खुले बाजार में मिल रही है तो उसका इस्तेमाल बहुत इजीली हो जाएगा। जब वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आप देखेंगे केरोसिन, स्पिरिट और वो सब के लिए तो पाबंदी है जो मतलब घर में यूज होने वाली चीजें, बट एसिड जैसी चीज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये अगर लॉज अगर स्ट्रिक्ट हो जाएं तो नेचुरली जो कॉमन मैन है जिसको ऐसे आवेश में आके वो एसिड खरीद के और वो एकदम से नहीं डाल सकेगा। फिर अगर ये लॉज हो, मेरा ये मानना है कि लॉज अगर हो, डेटरेंट बन जाएगा। ये इतना इजीली कोई चीज अवेलेबल नहीं होती तो फिर वो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है। फिर वो उसका जब गुस्सा ठहर जाता है तो वो नहीं करता, फिर वो एक्ट कैन बी अवॉइड। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं सुषमा जी? हाँ, संध्या जी की बात एकदम सही है। इस पर गहरे कानून होने चाहिए जिसमें एसिड का परचेस अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए क्यों हो रहा है या उसकी क्वांटिटी क्या है और पर्पस उनका सॉल्व होता है या नहीं, इस पर निगरानी रखनी चाहिए सरकार। बिल्कुल, ये एक तरीका हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है। जब हम वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कानून की भूमिका कितनी अहम है इसमें, क्योंकि कानून बने हुए हैं तमाम, उन कानूनों के मजबूती पर हम सवाल खड़े करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि आखिर कानून के होते हुए भी ये घटनाएं हो रही हैं, क्या वजह है? कानून में कमी है या फिर उसे इम्प्लीमेंट करने में कमी है? एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। इस समय हमारा देश एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है और वो है नारी सुरक्षा। आज एक नारी कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। महिलाओं के साथ कभी लूट तो कभी बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं। सुदर्शन न्यूज नारी शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से आपको ऐसी ही समस्याओं से हमेशा रूबरू कराता है ताकि आप सुरक्षित रहें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दिन प्रतिदिन नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हर दूरी सिमटकर छोटी सी हो गई है। जिस दूरी को तय करने वाले जहां महीनों लगते थे, आज वो घंटों का नहीं बल्कि मिनटों में सिमट गया है। हमने बहुत तरक्की कर ली है, आज सब कुछ बदल गया है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कभी नहीं बदली, बल्कि उसका रूप और भी विकराल होता जा रहा है। हमें रोज कहीं ना कहीं लूट, बलात्कार, दहेज के लिए बेगुनाह को आग के हवाले कर देना जैसी घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है। लेकिन
राह चलते किसी लड़की पर तेजाब फेंक देना ये एक ऐसी घटना है जो वाकई में इंसानियत को शर्मसार करती है। पिछले कुछ सालों में राह चलती लड़कियों के चेहरे पर तेजाब फेंकने के कई मामले सामने आए हैं। या यूं कह सकते हैं कि ये तेजाब आज मंचलों का नया हथियार बन चुका है, जिससे वो अपनी विकृत मानसिकता को दर्शाते हैं। दुनिया भर में महिलाओं पर कई तरह के अपराध होते हैं, लेकिन तेजाब सबसे भयंकर अपराधों में से एक है। हर साल न जाने कितनी लड़कियों को इस हमले का शिकार होना पड़ता है। उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो अभी भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनके ख्वाब अधूरे रह गए। वो छोड़ गई तो बस अपनी यादें और उन अपराधियों के प्रति एक घृणा, टीस। आज हम बात कर रहे हैं प्रीति राठी की। प्रीति राठी नर्सिंग के क्षेत्र में नौकरी कर लोगों की सेवा करना चाहती थी। वो शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसके परिवार वालों को भी उस पर फक्र था। प्रीति राठी के मन में अपने हजारों सपने सजे थे और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो मुंबई चल पड़े। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जो सपने उसने अपने मन में संजोए हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। 2 मई 2013 प्रीति राठी जैसे ही अपने पिता के साथ मुंबई के रेलवे स्टेशन पर उतरी। मुंबई में उसका पहला ही दिन था। एक अनजान शहर में उसके लिए सभी अपरिचित थे, लेकिन उसकी आंखों में अपने ख्वाबों को पूरा करने का जज्बा था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ जो प्रीति राठी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रीति राठी ने मुंबई की धरती पर अभी कदम ही रखा था कि एक मनचले ने पीछे से आकर प्रीति राठी के ऊपर तेजाब से हमला कर दिया। उसके बाद क्या, प्रीति राठी की जिंदगी नर्क के समान हो गई। जो माँ बाप उसके लिए सपने संजोए रखते थे, उसी बेटी को अपनी आंखों के सामने तड़पता देख रहे थे। प्रीति राठी की हर सांसें बस यही पूछ रही थी कि मेरा क्या कसूर था। परिवार के लोग हर वक्त उसके लिए सलामती की दुआ मांग रहे थे, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर न था। करीब 1 महीने बाद प्रीति राठी की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। हर वक्त प्रीति राठी ये सवाल करती थी कि मेरा क्या कसूर था। लेकिन ये केवल प्रीति राठी का सवाल नहीं, उस हर तेजाब पीड़ित लड़की का सवाल है। महिला डेस्क, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो प्रीति राठी के साथ जो हुआ एक हालिया उदाहरण है, लेकिन ऐसी तमाम महिलाएं हैं, ऐसी तमाम लड़कियां हैं जो हर साल इस हादसे का शिकार होती हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। उसके बावजूद सरकार इसके लिए जो कानून लेकर आती है वो उतना कड़ा नहीं होता। क्या वजह है इसकी? रुक नहीं पा रहे ऐसे हादसे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। संध्या रंगदेव जी हैं, सुषमा सातोकर जी भी जुड़ी हुई हैं। फोन लाइन पर इस वक्त ज्योति आर्या जी जुड़ी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ज्योति जी, जो जिक्र हमने किया, कानून का महत्व कहां तक देखते हैं आप? और अगर महत्व है तो ये कानून जो बनाया गया है सिर्फ 10 साल की कैद और 10 लाख के जुर्माने तक का प्रावधान है, पर्याप्त मानती हैं क्या आप इसे? बिल्कुल पर्याप्त नहीं है ये। जो 10 लाख, अगर किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है जी, तो वो एक दिन उसके लिए बहुत भारी होता है। वो रोज मरता है, रोज जीने की कोशिश करता है जी। और ये जो 10 लाख का जुर्माना उसके ऊपर पीड़िता को जो मिलना है, इसमें जब उसकी सर्जरी कराई जाती है उसके ऊपर इतना पैसा खर्च होता है कि ये 10 लाख उसके सामने कुछ भी नहीं है। और उसके अपने फाइनेंशियल सब कुछ खत्म हो चुका है। ना उसकी जॉब होती है, ना उसके पास कोई सोर्स होता है जिससे वो अपनी आमदनी कर सके। और उसके साथ उसके ऊपर दबाव है सामाजिक और साथ में अपने आप का इलाज कराने के लिए। तो ये 10 लाख रुपए में उसका होगा क्या? जी,
बिल्कुल। ज्योति आर्या जी, प्रीति राठी का जिक्र किया हमने अपने रिपोर्ट में। पिछले दिनों मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा था ये मामला। ऐसी कोई घटना होती है, मामला सुर्खियों में आता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। क्या इंसाफ मिल पाएगा इस केस में भी? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप इसे देखती आई होंगी, लगता है आपको प्रीति को इंसाफ मिल पाएगा? इसका इंसाफ का उदाहरण तो आप इसी से ले सकते हैं कि 2 मई को उसके ऊपर एसिड गिरता है, 2 जून को उसकी डेथ होती है और उसके बाद आज तक इसके ऊपर अभी से यही चर्चा चल रही है कि इस केस को सीबीआई को दिया जाना चाहिए। जब इतना समय बीत गया और इसी के ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं हो पाया या ये कोई हमें पूरी तरह से कार्रवाई नहीं मिल पाई कि सीबीआई के पास कोई केस पहुंच गया है, तो जब तक इतना समय तो इसी चीज के ऊपर अगर इन्होंने ले लिया है, तो जब इसका ये पूरा इसकी जांच पड़ताल करेंगे तो पता नहीं तब तक उस चीज का क्या रूप रह जाएगा और कितना अन्याय मिलेगा उनको। और ये भी हम लोगों ने उस दिन सड़कों पर कॉफिन लेके हम लोग अपने आंदोलन की आवाजों को बुलंद करते रहे और अपने अधिकारों के लिए जंग लड़ी, तब जाके ये बात इतनी चर्चा में आई। बिल्कुल, नहीं तो ये ऐसी की ऐसी दब जाती। और इवन प्रीति के साथ ही उसी हॉस्पिटल में एक और ऐसा केस था और उसके मीडिया की तरफ से या कहीं और उसको सपोर्ट नहीं मिली, तो वो केस दबा हुआ है, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसे तमाम केसेस हैं जो मीडिया की वजह से सुर्खियों में आते हैं, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, इंसाफ नहीं मिल पाता। विडंबना ये है हमारे देश की। ज्योति जी, पिछले दिनों हमने देखा कि महिला सुरक्षा को लेकर काफी हल्ला हुआ हमारे देश में, सड़कों पर लोग उतरे और उन्होंने एक कड़े कानून की मांग की। उस कानून में, जिस कानून से सरकार ये दावा कर रही है कि ये महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, उसमें भी जो प्रावधान किए गए एसिड अटैक को लेकर उतने कड़े प्रावधान नहीं है। क्या वजह मानती हैं आपकी सरकार इस तरह के जघन्य अपराध के लिए भी कड़े कानून बनाने से हिचक रही है? सरकार की वहां तक की सोच ही नहीं पहुंचती। ये जितने भी अपराध होते हैं ये एक आम नागरिक के साथ होते हैं और आम नागरिक की जो संवेदनाएं हैं वो सरकार सोच ही नहीं सकती कि उनके साथ क्या कुछ उसके साथ घटित होगा या इस तरीके की घटना अगर किसी व्यक्ति के साथ हो सकती है तो उसको क्या क्या मानसिक प्रतीड़ा उसको झेलनी पड़ रही है, वो समाज में किस तरीके से जीवित रह सकता है। जी, प्रीति के ऊपर एसिड अटैक हुआ और उसकी जीवन समाप्त हो गया। यहाँ पे हम कहेंगे प्रीति के लिए तो ठीक हो गया, परंतु उसके परिवार का क्या? और ऐसी महिलाएं जिनके ऊपर एसिड अटैक होता है और वो पल मरती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक महिला, एक लड़की के साथ ये घटना होती है, एसिड अटैक होता है, तो सिर्फ उसी की जिंदगी प्रभावित नहीं होती, तमाम जिंदगियां प्रभावित होती हैं, तमाम सपने टूट जाते हैं जो उस लड़की ने, उस लड़की के परिवार ने देखे होते हैं। ज्योति जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। कानून की हमने बात की, व्यवस्था की बात की, यहाँ पर हमारा क्या योगदान है इसमें परिवार के तौर पर? जो विकृत मानसिकता है वो भी हमारे समाज से ही सामने आ रही है, उससे हटाने के लिए, उसे दूर करने के लिए इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? इसमें तो हमें अपने यहाँ पे अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज को संस्कार डालने चाहिए। जब तक हम अपनी टीनेज ग्रुप में बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं डालेंगे, उनके अंदर संस्कार नहीं डालेंगे, तब तक हम इस तरह की समस्याओं से निपटारा नहीं मिल सकता हमें। जैसे दामिनी के साथ हुआ या इस तरह की घटनाएं घटती हैं, ये मानसिकता की घटनाएं हैं और जब तक हम उनको मानसिक रूप से सशक्त नहीं बना देंगे तब तक इस तरह की घटनाओं से हम लोग नहीं बच सकते। तो ये हमारे एज अ सामाजिक कार्यकर्ता और परिवार की भी पूरी जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें कि वो एक अच्छे नागरिक बनकर समाज में विचलित करें। एनजीओ की भूमिका भी अहम है इसमें ज्योति जी? हाँ जी, एनजीओ की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है। बिल्कुल, उनकी भूमिका बहुत अहम है। वो समाज में सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं अच्छे चीजों की और उनका अग्रसर करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति जी, हमसे बातचीत करने के लिए। ज्योति आर्या हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सामाजिक कार्यकर्ता। अब हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस वक्त। संध्या जी, आपके पास आती हूं मैं। जो बात ज्योति आर्या जी कह रही थी, आपने सुना, विकृत मानसिकता से दूर करना बहुत जरूरी है समाज को। ऐसे में क्या रोल देखती हैं आप भी एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं जो काम करता है ऐसे मसलों पर, क्या योगदान होता है? किस तरीके से लोगों में जागरूकता लाई जाए? देखिए, जागरूकता के लिए तो हमें नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं हम, और हर सोसाइटी में, सेक्टर में जाके हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये कारण है, ये तो हम स्टेप्स ले सकते हैं। दूसरा ये है कि जो विक्टिम हो चुका है ऑलरेडी एसिड अटैक का, उनके रिहैबिलिटेशन में एनजीओ का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है।
कि वो गवर्नमेंट के साथ मिल के वो किस तरह से मीडिएटर का रोल करते हुए ना गवर्नमेंट को फोर्स करें कि आप हेल्प करिए। प्लास्टिक सर्जरी में जैसे उन्होंने बताया अभी कि कितना पैसा खर्च होता है, तो ये ऑलरेडी वो जो फैमिली है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, वो ऑलरेडी इतनी परेशान है, वो कहाँ जाएगी। तो वहां पर मुझे लगता है कि एनजीओ का बिल्कुल गंभीर समस्या है। कानून का इसमें बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। कानून अगर बनाए गए हैं तो उसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये भी सरकार को ही सुनिश्चित करना होगा। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उन अपराधियों को जिन्होंने ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। और साथ ही घरेलू स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर हमें भी जागने की जरूरत है, तभी इस विकृत मानसिकता से हमें छुटकारा मिल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, संध्या जी आपका और सुषमा जी आपका, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।